दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर पुरानी सभ्यता है, संस्कृति है और इसी संस्कृति का हिस्सा है कई नदियाँ। भारत जैसे देश में दोस्तों नदियों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। इसके साथ ही ये नदियाँ देश की इकोनॉमी में भी योगदान देती हैं। नदियों की वजह से सभ्यताएं पनपती हैं, बस्तियां बसती हैं और कहानियां भी बनती हैं। दोस्तों, वैसे तो भारत में छोटी बड़ी मिलाकर करीब 200 से ज्यादा नदियां हैं, लेकिन आज हम आपको उन नदियों के बारे में बताएंगे जो कि देश की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले गंगा। दोस्तों, भारत में गंगा के नाम से जानी जाने वाली ये नदी हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र नदी है और इसे गंगा देवी के रूप में पूजा जाता है। बता दें कि यह उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि गंगा भारत के 1/4 इलाके में बहती है। ये नदी भारत की सबसे लंबी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी के पानी के अंतर्गत आने वाले राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल हैं। वही बता दें कि गंगा का आखिरी भाग बांग्लादेश में खत्म होता है। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि ये दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक भी है। भले हमारे देश में इस नदी को पूजा जाता हो, लेकिन फिर भी आजकल लोग इसे गंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लोग अपने पाप धोते धोते इसको मैला कर रहे हैं। वही बता दें कि गंगा को साफ करने के लिए अक्सर अलग अलग अभियान भी चलाते जाते रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक ये साफ नहीं हो पाई है। वही दोस्तों, अगर गंगा के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो गंगा नदी 12 है, यानी कि इसमें साल भर पानी बहता रहता है, जिसके चलते इसके आसपास के इलाकों में धान, गन्ना, दाल, तिलहन, आलू, गेहूं, सरसों और जूट जैसी फसलों की पैदावार ज्यादा मात्रा में होती है और ये सभी फसलें देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि गंगा नदी प्रणाली भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है, इसलिए इसमें मत्स्य उद्योग भी जोरों पर चलता है। ये नदियां इंडिया के टूरिज्म में भी बहुत योगदान देती है, क्योंकि इसके आसपास नेचुरल ब्यूटी के कई टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो कि नेशनल इनकम में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। आपको बता दें कि गंगा नदी पर फरक्का, भीमगोड़ा और टिहरी जैसे बड़े बांध बनाए गए हैं। 260.5 मीटर ऊंची टिहरी बांध की कुल पावर जनरेशन कैपेसिटी 2400 मेगावाट है। वहीं इसके जलाशय की लंबाई 42 वर्ग किलोमीटर की है। इस बांध से रोजाना 2,70,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई और 102.20 करोड़ लीटर पेयजल दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि गंगा नदी उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था की बैकबोन है। गोदावरी। दोस्तों, गंगा के बाद गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह कई हजारों सालों से हिंदू धर्म ग्रंथों में पूजनीय रही है और रिच कल्चरल हेरिटेज को दिखाती आ रही है। हिंदू पौराणिक कथाओं की पवित्र 7 नदियों में इसका उल्लेख मिलता है। आपको बता दें कि गोदावरी दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है और इसलिए इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि ये नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर, नासिक से निकलती है और छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से गुजरती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर खत्म हो जाती है। बता दें आपको कि ये नदी लगभग 1450 किलोमीटर से ज्यादा की लंबाई को कवर करती है। जब गोदावरी अपने सोर्स से पूर्वी घाट तक बहती है, उस दौरान रास्ते में दारना, पूर्णा, मंजरा, प्राणहिता, मनेर, सबरी, वेनगंगा और इंद्रावती जैसी नदियां आकर उसमें मिल जाती हैं। आपको बता दें कि हर 12 सालों के बाद गोदावरी के तट पर एक बड़ा स्नान पर्व यानी बाथिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जिसे पुष्कर्म कहा जाता है। वहीं दोस्तों, अगर इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो गोदावरी नदी बेसिन भारत में सबसे ज्यादा खेती योग्य भूमि में से एक है। जी हाँ, इसकी स्ट्रीम के लोअर आइलैंड्स का इस्तेमाल कई तरह की फसलें उगाने के लिए किया जाता है, जिसमें तंबाकू सबसे प्रमुख है। आपको बता दें कि 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इंजीनियर सर आर्थर थॉमस कॉटन ने आंध्र प्रदेश में राजमुंद्री शहर के पास गोदावरी नदी पर पहली बड़ी सिंचाई परियोजना के तहत एक बांध का निर्माण करवाया था। वहीं बता दें कि 1947 के बाद से कई परियोजनाओं को इस पाइपलाइन से जोड़ा जा चुका है, जो सिंचाई और हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर देती है। आपको बता दें कि इसमें वेस्ट सेंट्रल महाराष्ट्र का जय कवाडी डैम भी शामिल है। गोदावरी नदी के बेसिन में राइस मिल, कपास कटाई और बुनाई जैसे कृषि उत्पादों पर आधारित उद्योग, सीमेंट और कुछ छोटे इंजीनियरिंग उद्योग मौजूद हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि गोदावरी नदी पर पोलावरम सिंचाई, कालेश्वरम, श्रीराम सागर, इंचमपल्ली और सदरमत अनिकुट जैसी बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं। यमुना। दोस्तों, यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना की उत्पत्ति उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बंदरपूंछ चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से हुई है।
यह उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों से 1376 किलोमीटर की दूरी तय करती है। हिंडन, शारदा, चंबल, बेतवा, केन इसकी सहायक नदी है। आपको बता दें कि पौराणिक धर्म ग्रंथों, विष्णु पुराण, रामायण जैसे ग्रंथों में यमुना को सूर्य पुत्री, यम की बहन और भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी का दर्जा दिया गया है। वहीं ब्रज में यमुना लोगों की धार्मिक भावना का प्रमुख आधार है। वहीं अगर इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की नहरों का मेन सोर्स है। आपको बता दें कि दिल्ली और आगरा जैसे बड़े शहरों के लाखों लोग यमुना के पानी पर निर्भर हैं। सिंधु नदी। सिंधु नदी प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म स्थान है और एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व रखती है। इस महान नदी के नाम पर हमारे देश का नाम भी जाना जाता है। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है और लद्दाख, गिलगित और बाल्टिस्तान तक जाती है। नदी फिर पाकिस्तान में एंट्री करती है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी भारत को सिंधु नदी द्वारा किए गए कुल पानी का 20% पानी इस्तेमाल करने की अनुमति देती है। आपको बता दें कि सिंधु नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियों में काबुल नदी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी शामिल है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सिंधु 5 मुख्य सहायक नदियों सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम से मिलती है और आखिर में कराची के पूर्व में अरब सागर में जा गिरती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है। हालांकि भारत के भीतर इसकी दूरी सिर्फ 1114 किलोमीटर की है। ये नदी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि सतलज नदी पर बना भाखड़ा नागल बांध भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। यह सिंचाई के लिए बड़ी मात्रा में जल उपलब्ध कराता है। बता दें कि भारत में सिंधु नदी बेसिन पर पाकलदुल, रातले, किशनगंगा, म्यार और लोअर कालनाई जैसी कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। साथ ही पानी के बेहतर इस्तेमाल के लिए व्यास सतलुज लिंक, इंदिरा गांधी नहर और माधोपुर व्यास लिंक जैसी अन्य परियोजनाएं भी चल रही हैं। इससे भारत को पूर्व नदियों रावी, ब्यास और सतलज के करीब 95% पानी का इस्तेमाल करने में मदद मिली है। कृष्णा नदी। दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पास से निकलती है और आंध्र प्रदेश के अमसला देवी में बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, पंचगंगा, मालप्रभा, दूधगंगा, वेन्ना, डिंडी और मूसी है। बता दें कि यह नदी देश के 4 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है। दोस्तों, आपको बता दें कि परंपरागत रूप से कृष्ण नदी को गाय की मूर्ति के मुंह से उत्पन्न हुआ माना जाता है। कृष्ण नदी बेसिन सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है और इसमें फॉरेस्ट रिजर्व भी शामिल है। भद्रा वन्य जीव अभयारण्य, नागार्जुन, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, कोयना वन्यजीव अभयारण्य और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य इस नदी बेसिन के कुछ प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य हैं। ये सभी क्षेत्र इस नदी को अन्य नदियों से अलग बनाते हैं। कृष्ण नदी पर श्रीशैलम, नागार्जुन और अलमट्टी नामक बांध और श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम नामक 2 वाटरफॉल्स भी बनाए हुए हैं। शिव समुद्रम फॉल से सबसे ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। आपको बता दें कि कृष्ण नदी न सिर्फ सिंचाई और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स परियोजनाओं में बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी लोगों के लिए उपयोगी है। कृष्णा और उसकी सहायक नदियों पर बने प्रसिद्ध जलप्रपात माणिक्य धारा, गोकक, एथिपोतलक, कलहटी और मलेला थीथरम है। ब्रह्मपुत्र। दोस्तों, भारत की प्रमुख नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति तिब्बत में हिमालय की एकसी ग्लेशियर से हुई है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ इसे यारलुंग तनसंगपो नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। यह तब असम से होकर गुजरती है और आखिर में बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी पर ब्रह्मपुत्र डेल्टा में 130 मिलियन लोग रहते हैं और नदी के द्वीपों पर रहने वाले 6 लाख लोगों का निवास स्थान है और इस नदी को असम की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें कि असम के ज्यादातर बड़े शहर जैसे डिब्रूगढ़, जोरहाट, तेजपुर, गुवाहाटी, धुबड़ी और ग्वालपाड़ा इस नदी के किनारे बसे हुए हैं, जिसके चलते एक बड़ी आबादी का जीवन इस नदी पर निर्भर है। असम में इस नदी के किनारे कामाख्या देवी जैसे कई बड़े मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल हैं, जहां लाखों लोग दर्शन के लिए जाते हैं। महानदी। दोस्तों, महानदी संस्कृत के 2 शब्दों महा और नदी से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है महान नदी। यह नदी छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ों से निकलती है और ओडिशा राज्य से होकर बहती है। महानदी नदी भारतीय उपमहाद्वीप की किसी भी दूसरी नदी की तुलना में ज्यादा सिल्ट जमा करती है। आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध हीराकुंड बांध का निर्माण ओडिशा के संबलपुर शहर के पास महानदी नदी पर ही किया गया है। हीराकुंड बांध के पीछे 55 किलोमीटर लंबा हीराकुंड रिजर्वायर है, जो एशिया की सबसे लंबी आर्टिफिशियल लेक्स में से एक है। कावेरी। दोस्तों, कावेरी तमिलनाडु की सबसे बड़ी नदी है। कावेरी कर्नाटक के कोडागु जिले के ताल कवेरी में पश्चिमी घाट की तलहटी से निकलती है। यह नदी कर्नाटक
कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के मध्य से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहती है और बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु में मिल जाती है। कोडगु पहाड़ियों से दक्कन के पठार तक की अपनी यात्रा के साथ कावेरी नदी श्रीरंगपटना और शिवान समुद्र में दो द्वीप बनाती है। ताप्ती नदी दोस्तों, ताप्ती नदी ताप्ती पेनिनसुलर भारत में उत्पन्न होती है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर अरब सागर में मिल जाती है। यह भारत में केवल 3 पेनिनसुलर नदियों में से एक है जो पूर्व से पश्चिम तक चलती है। ताप्ती नदी मेलघाट के जंगल में वाइल्ड लाइफ का पोषण और सपोर्ट करती है। इस नदी से वाइल्ड लाइफ को सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो दोस्तों, इस तरह भारत की ये नदियां देश के लिए बहुत जरूरी है। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे जाने से पहले सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।